तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग इज, रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI रेफरेंस लेयर कौन सी है। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि OSI मॉडल की वह कौन सी लेयर होती है जो लेयर रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। रूटिंग का मतलब डेटा को रूट कराने के लिए, जैसे कि फिजिकल लेयर है, या वो डेटा लिंक लेयर है, या वो नेटवर्क लेयर है, और या फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो अगर यहाँ पे जैसा कि OSI आता है तो OSI का फुल नेम क्या होता है। तो OSI का जो फुल नेम हमें मिल जाता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल नेम है। और इस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI के अंदर हमें टोटल कितनी लेयर्स मिलती हैं। 7 लेयर होती हैं, तो 7 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी 7 लेयर होती हैं, तो जैसा कि हमें मिलता है एप्लीके एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर एक होती है। एक लेयर जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, तथा स्टेशन लेयर, और स्टेशन के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और एक होती है जिसे कहते हैं डाटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर के साथ साथ में होती है, नहीं, ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद में होती है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट के बाद में जो पहुंचती है आकर के वो होती है नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर के बाद में होती है हमें डाटा लिंक लेयर मिलती है। और डेटा लिंक लेयर के बाद में जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फिजिकल लेयर। और अगर इन लेयरों का क्रम पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे 7 लेयर तो हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल फर्स्ट है, सेकेंड डाटा लिंक है, थर्ड नेटवर्क है, फोर्थ कौन सी है, ट्रांसपोर्ट है, फिफ्थ स्टेशन है, सिक्स जो है प्रेजेंटेशन है, और अगला जो सेवेंथ है वो कौन सी मिल जाती है, हमें एप्लीकेशन लेयर मिल जाती है। तो OSI मॉडल के अंदर हमें 7 लेयर मिलती हैं, और उन सातों लेयरों में क्या रहता है, हर एक लेयर अपने निर्धारित कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे जो जो आपका रूटिंग के लिए जिम्मेदार लेयर होती है वो कौन सी जिम्मेदार लेयर होती है, तो हमें यहाँ पे मिलती है डाटा लिंक लेयर। तो जो डाटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, लेकिन नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा हमें नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होती है ये डेटा को रूट कराने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि फिजिकल लेयर किसके लिए होती है, तो जितने भी नेटवर्क के कंपोनेंट जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, ये जो डिवाइसें काम करती हैं वो किस लेयर पे काम करती हैं, फिजिकल लेयर पे काम करती हैं। फिजिकल लेयर जो डेटा भेजता है वो डेटा लिंक लेयर का काम क्या रहता है, तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है कि डिवाइसों के बीच में लिंक बना करके रखना, यानी कि डिवाइसों को डेटा कम्युनिकेट कराने के लिए प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करके रखना। फिर जो नेटवर्क लेयर आती है, इस नेटवर्क की लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि डिवाइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको लेके जाना है या ट्रांसमिट कराना है। तो इसीलिए निकल के आ रहा है कि रूटिंग कौन करा रहा है, नेटवर्क लेयर रूटिंग करा रहा है। नेक्स्ट, अगर और यहाँ पे जब अगर OSI का पूछ लिया जाता है कि OSI के अंदर जो 7 लेयर आती हैं, ठीक है, लेकिन जो OSI को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसे ISO के द्वारा विकसित किया गया था। तो OSI मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया, ISO के द्वारा विकसित किया गया, जिसका फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है। तो जैसा कि यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, अगर पूछ लिया जाता है यहीं पे कि फाइंड के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है, तो कौन सा हो जाता है, तो ये कंट्रोल प्लस एफ हो जाता है। तो फाइंड के लिए हमें मिलता है फाइंड, लेकिन पूछा क्या जा रहा है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो सॉर्ट की होती है वो कौन सी मिलती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। कंट्रोल प्लस जी किसके लिए होती है, तो कंट्रोल प्लस जो जी जो है वो गोटो कमांड के लिए होती है। कंट्रोल प्लस आई किसके लिए होती है, तो जैसा कि ये इटैलिक कमांड के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फॉर्मेट ऑफ लैन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लैन ओएस के लिए एक प्रारूप है। जो लैन ओएस होता है या लैन ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो क्या है, एक कॉमन सर्वर है या प्लेस टू प्लेस है या CSMA एंड CD है या पीयर टू पीयर है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये कनेक्शन के टाइप से बताया गया है। जैसे कि ये पीयर जो लैन ओएस होता है वो पीयर टू पीयर कनेक्शन पर आधारित होता है या कॉमन सर्वर पर आधारित होता है या प्लेस टू प्लेस पर आधारित होता है या CSMA CD टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। तो जो लैन होता है ये पीयर टू पीयर कनेक्शन पर आधारित होता है। और अगर यहाँ पे लैन वर्ड आ रहा है तो लैन क्या है, तो लैन एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क का प्रकार है। या लैन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कितनी दूरी को कवर करता है, तो ये 1 किलोमीटर की परिधि को कवर करता है या 1 किलोमीटर के डायोमीटर को कवर करता है। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर या नेटवर्क लगे हुए हैं उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो कौन सा नेटवर्क बन रहा है, लैन बन रहा है। और लैन का फुल नेम हमें क्या मिलता है, लोकल एरिया नेटवर्क मिलता है। और यहीं से अगर कीवर्ड की बात की जाती है तो ये क्या करता है, दो या दो से अधिक बिल्डिंग या ऑफिस को कनेक्ट करने का काम करता है। बिल्डिंग या ऑफिस कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्क है, तो वो लैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडिक यूज इन ओएस इन मेंटेन्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस में रेडिक क्यू का रख रखाव कौन करता है। तो रेडिक क्यूज का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, ट्री के द्वारा किया जाता है, एरे के द्वारा किया जाता है या स्टैक के द्वारा किया जाता है या लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो रेडी क्यूज का जो रख रखाव होता है वो लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है, ना कि यहाँ पे ट्रे और स्टैक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे इसको आप कनेक्ट करा सकते हैं वर्ड से, रेडी क्यूज यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है। क्यू किसे कहते हैं, तो क्यू का मतलब होता है एक कतार जिसे बोलते हैं या लाइन, कतार या लाइन। अब जैसे कि क्या है, लाइन में क्या होंगे, एक से अधिक कैंडिडेट हो सकते हैं या एक से अधिक, अगर हम कैंडिडेट पर अप्लाई करते हैं तो एक से अधिक लोग हो सकते हैं। और जैसे ही एक से अधिक जब लोग एक साथ में खड़े हुए हैं तो क्या बोलते हैं कि लाइन है। लेकिन वैसे ही क्या है, जब एक से अधिक लोगों का नाम एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसी लाइन के अनुसार लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे कि ये लिस्ट बनी हुई है। तो इस तरीके से क्यूज का मतलब लाइन और लिस्ट का मतलब जहां पर डेटा एक से अधिक लोगों का एक सीक्वेंस में रखा गया है तो लिस्ट बनी हुई है। तो ऐसे में आप कनेक्ट करा रख सकते हैं कि रेडी क्यूज जो होती है उसका रख रखाव कौन करता है, लिंक लिस्ट करता है। स्टैक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड आ जाते हैं, एक आपको मिलता है स्टैक मिलता है और दूसरा कौन सा मिलता है जो हमें ये क्यू मिल रहा है। दोनों किस मैकेनिज्म पर काम करते हैं, तो जैसा कि हमें यहाँ पे एक टर्म्स मिल जाती है, स्टैक किस पर आधारित होता है, तो स्टैक आधारित होता है LIFO टर्म पर काम करता है। जबकि क्यूज जो होती है वो क्या करती है, LILO पर काम करता है। दोनों में अंतर क्या है, LIFO का फुल नेम क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो सबसे लास्ट में क्या होगा, लाइन के अंदर आएगा या जो लास्ट में इन किया जाएगा वही सबसे पहले क्या होगा, आउट होगा। जबकि क्यूज में क्या होता है, लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आएगा इन किया जाएगा वही सबसे लास्ट में क्या होगा, आउट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। लिब्रियोफिस कैल्क में निम्नलिखित कौन सा टूल बार नहीं पाया जाता है या कैल्क कौन सा टूल बार प्रोवाइड नहीं करता है। मीडिया प्लेबैक टूल बार नहीं मिलता है हमें, या फिर हमें 3D सेटिंग नहीं मिलती है, या फिर हमें पेंटिंग टूल बार नहीं मिलता है, या हमें ड्राइंग टूल बार नहीं मिलता है। तो ड्राइंग टूल बार भी हमें मिलता है, मीडिया प्लेबैक टूल या मीडिया टूल बार भी मिलता है, 3D सेटिंग टूल बार भी मिलता है, लेकिन पेंटिंग टूल बार नहीं मिलता है। और जैसा कि जब यहाँ पे कैल्क आ रहा है तो कैल्क जो होता है वो किस प्रकार का एप्लीकेशन होता है, तो कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, जो इससे पीछे भी हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है और इस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो तरीके से इसका जो विशेष तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो कैलकुलेशन से संबंधित हम कोई भी काम करना है तो कैल्क का यूज करेंगे, वो चाहे इजी कैलकुलेशन हो और चाहे तो वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो। तथा
कैल्क के अंदर जो हम फाइल या कैल्क पर जो फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल को क्या कहा जाता है, तो जैसा कि हम उसे क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। जैसा कि इससे पीछे भी हम ये कर चुके हैं कि वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है, तो ये हमें मिलता है वर्कशीट का कलेक्शन। लेकिन अगर ये वर्कशीट का कलेक्शन होता है तो एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम कितनी वर्कशीटें हो सकती हैं? अगर पूछा जा रहा है कि एक वर्कबुक के अंदर कितनी मैक्सिमम वर्कशीटें हो सकती हैं, तो मैक्सिमम 32,000 वर्कशीटें हो सकती हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर हम अधिकतम 32,000 सीटें या वर्कशीटें जिसे बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। और मिनिमम अगर पूछा जाता है तो कितना 1 हो जाएगा। और वर्कशीट को ही स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। फिर जो वर्कशीट होती है वो किसमें डिवाइड होती है? तो ये रो और कॉलम में जैसे कि डिवाइड कर दी जाती है। और जब रो और कॉलम में डिवाइड कर दी जाती है तो कितने रो में डिवाइड की जाएगी? तो डिवाइड की जाएगी 10, 48, 576 रो में डिवाइड की जाएगी तथा कॉलम कितने बनाए जाएंगे? तो अधिकतम 16,384 कॉलम होते हैं। और जो कॉलम होते हैं उनको नेम के द्वारा आइडेंटिफाई कराया जाता है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम ए का नाम ए होता है, सेकंड कॉलम का नाम बी होता है, थर्ड कॉलम का नाम सी होता है। तो इस तरीके से जो अंतिम कॉलम होगा कौन सा 16,384 नंबर का, इसका नेम क्या होता है? तो इसका नेम हमें मिलता है एक्स एफ डी। तो अंतिम कॉलम का नेम अगर पूछा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक्स एफ डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो आता है व्हाट इज द वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क्स इन अ कैल्क। कैल्क में कौन सा मान्य फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है, यानी कौन सा फॉर्मेटिंग मार्कर नहीं होता है? जैसा कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस या नॉन ब्रेकिंग हाइफन या वर्ड ज्वाइनर या सेंटेंस ज्वाइनर। तो कौन सा नहीं यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क पाया जाता है? तो फॉर्मेटिंग मार्क नहीं पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर जो मिलता है वो सेंटेंस ज्वाइनर नहीं पाया जाता है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी हमें मिलता है, नॉन ब्रेकिंग हाइफन भी मिलता है और वर्ड ज्वाइनर भी मिल जाता है, लेकिन सेंटेंस ज्वाइनर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर। कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेवा नहीं है? तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस नहीं है जो यूजर को दी जाती है? मतलब यूजर को वो सर्विस मिलती है लेकिन वो सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं दी जाती है बल्कि अन्य किसी प्रोग्राम या कंपोनेंट के द्वारा दी जा रही होगी। जैसे कि इनपुट आउटपुट या प्रोसेस मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट या कंपाइलेशन। तो कौन-सा नहीं दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? तो वो कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हमें क्या मिल जाता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट प्रोग्राम मिल जाता है। इसके साथ-साथ में प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, शेड्यूलर होता है, लोडर होता है, लिंकर होता है, टाइम शेयरिंग होता है। तो ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं ये किसके कलेक्शन में आते हैं या ये सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन जो कंपाइलेशन होता है तो ये कंपाइलेशन का काम कौन करेगा? तो कंपाइलेशन का काम किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। और जो कंपाइलर होता है ये क्या होता है? तो यह एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। तो जो कंपाइलेशन की सुविधा दी जाती है तो वो या कंपाइलेशन की जो सर्विस हमें दी जाती है वो लैंग्वेज प्रोसेसर के द्वारा दी जाती है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है। जैसा कि जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या किया गया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन-सा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा कौन-सा? जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर था और तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट बताया गया था डिवाइस ड्राइवर्स। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ये कई फंक्शंस मिल जाते हैं, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट वगैरह। लेकिन लैंग्वेज प्रोसेसर का अगर हम देखते हैं तो हमें 3 लैंग्वेज प्रोसेसर मिलते हैं। कौन-कौन से? एक हमें मिलता है जिसे बोलते हैं कंपाइलर, दूसरा जो मिलता है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर और तीसरा जो हमें मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों काम चाहे वो कंपाइलेशन का काम कंपाइलर करेगा, इंटरप्रिटेशन का काम इंटरप्रेटर करेगा और असेंबलिंग का काम कौन करेगा? असेंबलर करेगा। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये सर्विसेज किससे मिल जाती हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर से मिल जाती हैं।
तो क्लियर है कि सेवेंथ का आंसर क्या होगा, कंपाइलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन अ राइटर वी यूज द डिजिटल सिग्नेचर मेनू ऑप्शन फ्रॉम। राइटर में डॉक्यूमेंट को डिजिटल हस्ताक्षरित करने के लिए यानी कि डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए आप किस मेनू का प्रयोग करेंगे? यानी कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर का जो ऑप्शन होता है वो राइटर के किस मेनू में पाया जाता है? फाइल मेनू में होता है या इंसर्ट मेनू में होता है या एडिट मेनू में होता है या टूल्स मेनू में होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का जो ऑप्शन होता है वो हमें फाइल मेनू में पाया जाता है, ना कि इंसर्ट और ना ही एडिट ना ही टूल्स मेनू में पाया जाता है। क्योंकि फाइल यहाँ पे क्या हो रही है, डिजिटल हस्ताक्षरित हो रही है। और अगर यहाँ पे मेनू की संख्या पूछ ली जाती है कि टोटल मेनू कितने पाए जाते हैं, यहाँ पे जो टोटल मेनू की संख्या मिलती है वो कितने मेनू होते हैं, 11 मेनू राइटर में पाए जाते हैं। तथा जो मेनू जहां पर शो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार के बॉटम में क्या शो होता है, तो मेनू बार के बॉटम में जो हमें मिलता है वो कौन सा टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार शो होता है। और स्टैंडर्ड टूल बार के बॉटम में क्या पाया जाता है, तो वो हमें मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार। और अगर पूछ लिया जाता है कि मेनू बार के टॉप पे क्या होता है, तो मेनू बार के टॉप पे हमें क्या मिलेगा, तो वो मिलता है टाइटल बार। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कि राइटर विंडो में बाय डिफॉल्ट कितने टूल बार होते हैं, तो टूल बार हमें यहाँ पे कितने मिलते हैं, 2 टूल बार मिलते हैं। कौन-कौन से मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग। बाय डिफॉल्ट हमें यही 2 मिलेंगे, बाकी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार या कमांड के अनुसार यहाँ पर ऐड हो सकते हैं या किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। तो लैन आधारित, कौन लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं होता है, तो लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण जैसे कि डोमिनो नहीं है या आईआईएस नहीं है या एक्सचेंज नहीं है या ग्रुप वाइज नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो वो हमें डोमिनो नहीं मिलता है। जो डोमिनो है ये लैन आधारित मैसेजिंग सर्विस नहीं है, जबकि आईआईएस भी है, एक्सचेंज भी है और ग्रुप वाइज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन फाइल फ्रॉम। ओपन रिमोट विकल्प फाइल को से ओपन करता है, यानी कि अगर आप ओपन रिमोट कमांड पे क्लिक करते हैं जा करके, तो वो कहाँ की फाइल को ओपन कराएगा, आपके सिस्टम के डेस्कटॉप पर पड़ी हुई फाइल को ओपन कराएगा, या आपके पेन ड्राइव के अंदर स्टोर की गई फाइल को ओपन कराएगा, या हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर की गई सर्विस को स्टोर की गई फाइल को ओपन कराएगा, या सर्विसेज। सर्विसेज के अंतर्गत यहाँ पे सर्विस वर्ड किससे लिया गया है, तो सर्विस वर्ड लिया गया है क्लाउड जिसे बोलते हैं। तो यह आपके क्लाउड में पड़ी हुई पड़ी हुई फाइल को ओपन कराएगा। तो कहाँ से ओपन कराएगा, चाहे ओपन रिमोट का कमांड हो चाहे सेव रिमोट का कमांड हो, और ये दोनों कमांड हमें, जो ओपन रिमोट या सेव रिमोट का कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो राइटर की या कैल्क की फाइल मेनू में पाया जाता है ये कमांड। और इन कमांड के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने किसी क्लाउड के अंदर स्टोर की गई फाइल को ओपन या सेव कराते हैं क्लाउड के रूप में, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो सकता है, वन ड्राइव हो सकता है, आई क्लाउड हो सकता है। तो इस तरीके के ड्राइव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज। प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड को में बदला जाता है, यानी कि जब प्रेजेंटेशन हम रन करते हैं तो वहां पर जो स्लाइड होती है उसे किस में बदला जाता है, ये किस तरीके से बदला जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है और हम फर्स्ट स्लाइड से सेकेंड स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो स्लाइड को बदलना चाहते हैं, तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मैनुअली तरीके से हम उसे बदल सकते हैं, या नहीं तो हम उसे बदल सकते हैं मैनुअली तरीके से बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्लिक करके भी हम उसे बदल सकते हैं, बाय यूजिंग माउस एज अ पेन। हम माउस या पेन का प्रयोग करते हुए भी क्या कर पाएंगे, बदल पाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं ऑल ऑफ अबव। हम चारों तरीके से क्या कर पाते हैं, या इन तीनों तरीकों से क्या कर पाएंगे, स्लाइड को चेंज कर पाएंगे, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन स्लाइड प्रॉपर्टी। स्लाइड प्रॉपर्टी के अनुसार कौन सा एक वैलिड पेपर फॉर्मेट है।
नहीं है, नॉट लगा हुआ है, तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन जब भी जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कहीं बीच में नहीं पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। पता लग रहा है क्वेश्चन सही पढ़ा नहीं है, पूछ रहा था नहीं और लगा दिया सही। तो स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन पेपर फॉर्मेट नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, जैसा कि लेंथ होता है, विड्थ होता है, हाइट होता है या ओरिएंटेशन होता है। तो स्लाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि एक जो पेपर होगा, इस पेपर का आप क्या-क्या चेंज कर सकते हैं और अगर हम उस बदलावों में हमें कौन-कौन से ऑप्शन मिलते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पेपर का हम क्या कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का एक साइज होता है कोई ना कोई, जैसे कि A4 हो गया, लेटर हो गया, लीगल हो गया, A5 हो गया। इसके साथ-साथ में पेपर का क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है और अगर ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन कितने होते हैं? तो ये 2 ओरिएंटेशन होते हैं, कौन-कौन से? एक होता है पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं और दूसरा कौन-सा होता है? तो दूसरा जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो 2 ओरिएंटेशन मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो साइज जो होता है वो क्या किया जाता है कि आपको पहले से ही फिक्स साइज मिल जाते हैं A4 A5 इस तरीके के, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं कस्टम साइज देना चाहते हैं तो कस्टम साइज ऑप्शन में आपको क्या मिल जाता है, पेपर की विड्थ पूछी जाती है कि पेपर की चौड़ाई कितनी देनी है और पेपर की हाइट पूछी जाती है कि पेपर की आप हाइट कितना देना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से कौन-कौन से ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, ओरिएंटेशन का भी एक वैलिड ऑप्शन है, हाइट भी मिल रही है, विड्थ भी मिल रही है, लेकिन लेंथ नहीं होता है, तो पेपर की लंबाई नहीं पूछी जाती है, ये लेंथ के नाम से वो ऑप्शन नहीं मिलता है, किस नाम से मिलता है? हाइट के नाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस या कोटेशन या डबल कोटेशन। तो यहाँ पर आपको एम्फेसिस का भी ऑप्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का भी ऑप्शन मिलता है, कोटेशन का भी मिलता है, लेकिन डबल कोटेशन का नहीं मिलता है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कौन सा नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं और ये अगर पूछ लिया जाता है कई बार कि टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए कौन सी मेन्यू होती है, तो कौन सी मेन्यू होगी? स्टाइल मेन्यू। जो एम्फेसिस का ऑप्शन या एम्फसाइज करने के जो ऑप्शन हमें मिलते हैं वो राइटर की किस मेन्यू में होंगे? स्टाइल मेन्यू में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस राइटर गिव्स एन ऑप्शन टू द एक्सपोर्ट द फाइल डॉक्यूमेंट इज। राइटर दस्तावेज को एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। ये क्वेश्चन शायद दूसरी या पहली क्लास में कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जब हम राइटर में क्या करते हैं कोई भी फाइल एक्सपोर्ट कराते हैं तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे जाके तो वहां पर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि किस फॉर्मेट में हम उसे एक्सपोर्ट करा पाएंगे, पीडीएफ में या ईपीयूबी में या दोनों में या ओनली जेपीईजी में। तो हम उसे एक्सपोर्ट कमांड पे जब क्लिक करते हैं जाके तो हमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं, पूछा जाता है कि आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ईपीयूबी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है ये किस मेन्यू में पाया जाता है, तो यह हमें मिलता है फाइल मेन्यू के अंतर्गत। तो फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट का ऑप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ द थ्रेड एग्जीक्यूशन इज अ टास्क ऑफ। मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड एग्जीक्यूशन की शेड्यूलिंग का कार्य क्या होता है? जैसे कि इनपुटिंग का काम होता है, एक जो मल्टी थ्रेडेड मॉडल होता है उसमें थ्रेड एग्जीक्यूशन जो होता है उस थ्रेड एग्जीक्यूशन का शेड्यूलिंग के लिए क्या काम होता है, इनपुटिंग का काम होता है, आउटपुटिंग का काम होता है या मेमोरी का काम होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड का एग्जीक्यूशन कराना किसका कार्य होता है, तो थ्रेड का को एग्जीक्यूट कौन कराएगा और थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए अगर शेड्यूल भी बनाया जा रहा है तो उस शेड्यूल का काम कौन करेगा? तो शेड्यूलर कहाँ पाया जाता है, किसका प्रोग्राम होता है शेड्यूलर? तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। OPERATING ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, क्योंकि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर कई प्रोग्राम पाए जाते हैं
जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, और जैसा कि टाइम शेयरिंग जिसे कहते हैं, और टाइम शेयरिंग के साथ-साथ में शेड्यूलर यहाँ पर ही पाया जाता है। तो ये शेड्यूलर भी यहीं पर मिलता है। तो इस तरीके से जब शेड्यूलिंग वर्ड आ गया तो ये शेड्यूलिंग का काम कौन कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड क्रिएटिविटी। तो दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझा करने और सत्यापन करने के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। मतलब वह कौन सा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तरीके से या सिक्योर तरीके से हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं, और स्टोर करने के साथ साथ में वो उस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे द्वारा सुरक्षित किए गए या उसमें स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को प्रमाणित भी किया जाता है। और जब प्रमाणित किया जाता है इसके साथ साथ में हम उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो भंडारण करना तथा साझा करना तथा उसका उसे सत्यापन करना यानी कि उसे प्रमाणित करना, ये तीनों काम किए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट पर। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, जिसे हम कहते हैं डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जो भी आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं वो डिजी लॉकर के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। आपको शेयर का भी वही ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्टली डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट किसी अन्य को शेयर भी कर सकते हैं। तथा डिजी लॉकर में जो पड़ा हुआ आपका या स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट है, डिजी लॉकर आपको यह भी विश्वास दिलाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे स्टोर है वो सुरक्षित है, पूरी तरीके से सिक्योर है। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि डिजिलॉकर में यहाँ पे जो क्लाउड हमें मिल रहा है, बताया गया क्लाउड आधारित प्लेटफ़ॉर्म, तो कितना क्लाउड मिलता है? तो वो हमें 1 जीबी का क्लाउड मिलता है। तो जब भी पूछा जा रहा है कि डिजिलॉकर में कितना क्लाउड स्पेस अवेलेबल होता है या प्राप्त होता है, तो वो हमें 1 जीबी का क्लाउड स्पेस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्कैनर? स्कैनर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, डिस्प्लाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट, डिस्प्लेइंग इमेज, प्लेइंग ऑडियो। कल ही ये टॉपिक पढ़ा था। तो क्या काम करेगा स्कैनर? तो स्कैनर का काम होता है डिजिटलाइजिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट। जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें क्या कराता है? डिजिटलाइज कराता है। प्रिंटिंग के लिए कौन क्या यहाँ यूज करते हैं? प्रिंटर यूज करते हैं। और प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस होती है। जबकि एक जो स्कैनर होता है ये कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। डिस्प्लेइंग इमेज, इमेज डिस्प्ले कराने का काम कौन करता है? तो वो मॉनिटर करता है। आप कहाँ पर इमेज देखेंगे? स्क्रीन पर, यानी कि मॉनिटर पर देखते हैं। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्लेइंग ऑडियो, ऑडियो प्ले करना। तो ऑडियो जो प्ले करते हैं वो आपको कहाँ जो है एक तरीके से साउंड सुनाई देता है, तो वो हमें स्पीकर पर सुनाई देता है। तो जो स्पीकर होता है ये भी क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस ही होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं सही आंसर हमें कौन सा मिल जाता है, वो डिजिटल डिस्प्लाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर गेमिंग एज एन इनपुट डिवाइस? गेमिंग के लिए आमतौर पर इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाने वाली कौन सी डिवाइस है, यानी कि वह कौन सी डिवाइस होती है गेमिंग के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में आमतौर पर किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी डिवाइस गेमिंग के लिए यूज की जाएगी? तो वो होती है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का यहाँ से यही मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जॉयस्टिक का, कि गेमिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली या प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइस कौन है? जॉयस्टिक है। या पूछ लिया जाएगा जॉयस्टिक का पर्पस क्या होता है या जॉयस्टिक किस लिए यूज की जाती है? तो गेमिंग के लिए यूज की जाती है। और ये कैसी डिवाइस है? सिर्फ इनपुट डिवाइस है या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? तो यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है, तो कौन से? फिलहाल यहाँ पे जो दो इनपुट डिवाइस दी गई हैं दोनों पॉइंटिंग है, बाकी जो दो दिए गए हैं वो दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर क्या है? लेकिन यहाँ पे तीनों हैं, हमें इनपुट डिवाइस केवल एक ही मिल जाती है। मॉनिटर ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो मॉनिटर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि मॉनिटर जो हमें मिलते हैं वो 4 प्रकार के मिलते हैं। कौन-कौन से 4 प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि एक मिलता है हमें सीआरटी मॉनिटर, दूसरा कौन सा होता है जिसे हम कहते हैं एलसीडी मॉनिटर,
और तीसरा जो मिलता है वो कौन सा होता है, जिसे कहते हैं एलईडी मॉनिटर। चौथा यहाँ पे जो काउंट कर लिया जाता है जिसे बोलते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर। तो इस तरीके से हमें 4 प्रकार के मॉनिटर मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अस्तित्व में कौन सा आया था, तो सीआरटी आया था। सीआरटी से के बाद में अगर हम देखते हैं तो एलसीडी, एलसीडी का फुल नेम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जबकि एलईडी का फुल नेम क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, तथा सीआरटी का फुल नेम क्या होता है, तो वो कैथोड रे ट्यूब होता है। प्रिंटर अगर आप देखते हैं तो प्रिंटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से 2 टाइप होते हैं, तो एक हमें मिलता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा मिलता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इम्पैक्ट के भी टाइप होते हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है डेजी व्हील प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर। ये सभी किस के अंतर्गत आते हैं, इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट के अगर पूछे जा रहे हैं तो वो कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हो जाता है इंकजेट प्रिंटर। क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे कि लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, एक नॉन प्रिंटर है। जैसे कि थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर भी कैसा प्रिंटर है, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, तो वो भी क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिक्वेट इज अ रूल रिलेटेड टू। जो नेटिक्वेट होता है यह किससे संबंधित नियम होते हैं, फूड हैबिट्स होते हैं, या साइबर हैबिट यानी कि खाने के नियम होते हैं, या इंटरनेट के नियम होते हैं, या रिटेलिंग नियम होते हैं, या बैंकिंग नियम होते हैं। तो कौन से नियम होंगे, फूड हैबिट या साइबर हैबिट, कौन से होंगे, खाने के नियम कि कैसे खाएंगे। हम्म, तो साइबर हैबिट। जो नेटिक्वेट होता है ये क्या होते हैं, साइबर हैबिट होते हैं। यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया जाता है कि इंटरनेट पर सही आचरण के नियम क्या कहलाते हैं, तो वो नेटिक्वेट कहलाते हैं। साइबर हैबिट किन्हें कहा जाता है, तो वो नेटिक्वेट को साइबर हैबिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ मॉनिटर। मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मॉनिटर का प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी उद्देश्य क्या है, इनपुटिंग डेटा, डेटा इनपुट कराने के लिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, डेटा इनपुटिंग कराने का पर्पस इनपुट डिवाइस का होगा, और मॉनिटर कैसी डिवाइस है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से पहला आंसर गलत हो जाता है। स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। वो कोई भी मेमोरी हो सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी, या प्राइमरी के अंतर्गत आने वाली रैम या रोम, या सेकेंडरी के अंतर्गत आने वाली चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, चाहे वो ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी या डीवीडी, और चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार की फ्लैश स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, एसएसडी या मेमोरी कार्ड वगैरह। लेकिन जो अब मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या रहता है, डिस्प्लेइंग विजुअल आउटपुट, कि ये क्या कराना है, आउटपुट को विजुअली तरीके से दिखाना है। प्रोड्यूसिंग साउंड, ये किसका काम होता है, तो ये स्पीकर का काम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विच आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस है, तो जैसा कि इससे पीछे हमने देखा, स्पीकर क्या करेगा, ऑडियो देगा। प्रिंटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का काम करता है। लेकिन ये इससे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में अगर पूछा जाता है कि वह कौन सी डिवाइस होती है जो किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड कराती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंटर। तो प्रिंटर हमें जो रिजल्ट देता है वो किसमें देता है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है। मॉनिटर जो हमें रिजल्ट देता है वो किसमें देता है, तो वो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, जिसे हम केवल देख सकते हैं। और जो स्कैनर होता है वो हमारी हार्ड कॉपी को उल्टा करता है, किसमें, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है और कंप्यूटर को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम इज यूज फॉर। टेलीग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मेकिंग ई पेमेंट। ई पेमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, तो पेमेंट करने के लिए आप टेलीग्राम यूज करते हैं, नहीं। सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर मैसेज भेजने के लिए, या ईमेलिंग एप्लीकेशन, ईमेल सेंड करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मैसेजिंग। क्या ये जरूरी है कि टेलीग्राम से केवल टेलीग्राम पर ही मैसेज जाएगा, अन्य किसी पे नहीं जाएगा, तो आप अन्य किसी पर भी क्या कर सकते हैं, जो टेलीग्राम पर पोस्ट आई है, इमेज आया है, वीडियो आया है, उसे आप अन्य प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर पा रहे हैं। तो सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। लेकिन जो टेलीग्राम है, अगर पूछा जा रहा है टेलीग्राम एक कैसी सर्विस है,
तो यह क्लाउड आधारित, ये क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग सर्विस है या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर पूछा जाता है कि क्लाउड आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो हो जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? तो वो हैं पावेल ड्यूरोस। और टेलीग्राम अगर क्लाउड बेस्ड है, तो इसका मतलब जब बोला गया कि क्लाउड आधारित है, तो इसमें क्लाउड होता होगा। अगर क्लाउड होता है, तो कितना क्लाउड होता है या कितना साइज़ होता है उस क्लाउड का? तो टेलीग्राम में हमें 1.5 जीबी क्लाउड स्पेस अवेलेबल होता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आपको कोई भी इमेज, वीडियो मिलते हैं, आप उन्हें डाउनलोड करते हैं, वो आपके सिस्टम की मेमोरी में जाते हैं या व्हाट्सएप पर ही रहते हैं? तो वो आपके सिस्टम के मेमोरी में स्टोर होते हैं जाके, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जाते हैं, तो आपको गैलरी या एल्बम में जाते हैं, वहाँ से वो दिख जाते हैं। लेकिन टेलीग्राम में जब कोई इमेज आती है, वीडियो आता है और वहाँ पर डाउनलोड करते हैं, क्या वो गैलरी में दिखते हैं जाके? नहीं दिखते हैं। अब पता लग रहा है जो आपने वीडियो डाउनलोड किया है, वो 50 एमबी का था और वो वहाँ पर गैलरी में दिख ही नहीं रहा है, तो वो 50 एमबी का वीडियो गया कहाँ? तो वो कहाँ है? क्लाउड के वो आपके टेलीग्राम के क्लाउड के अंदर स्टोर है। जब तक आप उसे डाउनलोड नहीं करेंगे या सेव टू डिवाइस नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी डिवाइस के मेमोरी में नहीं जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि ये क्लाउड आधारित डिवाइस। दूसरा अगर पूछा जाता है कि टेलीग्राम पर किया गया जो मैसेज होता है, जैसे कि व्हाट्सएप में भी आपको मिल जाता है कि मैसेज आप किसी को सेंड करते हैं और उसमें सेलेक्ट करके बाद में क्या कर सकते हैं, अगर मैसेज में कोई गलती हो गई है, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ये फीचर नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से हमें ये फीचर या कुछ समय से हमें ये फीचर देखने को उसके अंदर मिल रहा है। ठीक वैसे ही टेलीग्राम पर भी जो हम मैसेज सेंड करते हैं, उस मैसेज को अधिकतम कितने घंटों के अंदर एडिट किया जा सकता है, मतलब उतने घंटों में अगर आप एडिट करते हैं तो हो जाएगा, उसके बाद वो एडिट नहीं हो पाएगा। तो टेलीग्राम पर भेजे गए मैसेज को आप 48 घंटे तक क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन 48 घंटे से ऊपर अगर हो चुके हैं तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि 3 दिनों तक आप उसे एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, या एडिटिंग फोटोज, या प्लेइंग गेम? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये काम किसका होता है? तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, और वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो सकता है, या इसके साथ साथ में लिब्रे ऑफिस राइटर भी हो सकता है इसके साथ। इनमें से कोई भी। अगर हम एडिटिंग फोटोज के लिए देखते हैं, तो जिससे क्या बोला जाता है, फोटो एडिटर का यूज करते हैं। फोटो एडिटर के माध्यम से ये काम करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, एडोब फोटोशॉप हो सकता है या अन्य किसी भी प्रकार का फोटो एडिटर हो सकता है। प्लेइंग गेम, गेम प्ले करने के लिए आप गेमिंग एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है प्राइमरी यूज किसका, डेटाबेस मैनेजमेंट की, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाने वाला वो कौन है? तो वो होता है मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। हम अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, उसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला ये सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं एमएस एक्सेस। ठीक उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में मिलने वाला जिसे कहते हैं लिब्रे ऑफिस बेस। ये जो एप्लीकेशन होते हैं, ये स्पेशली किसके लिए होते हैं? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होते हैं। और डेटाबेस किसे कहते हैं? जो व्यक्तिगत डेटा होता है, जहां पर लोगों का डेटा होता है, जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जैसे कि 500 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो उन 500 एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, क्या नेम, क्या सैलरी, ये सारी चीजें, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से डेटाबेस फाइल हम उसे बोल सकते हैं, या वो डेटाबेस फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन? ईमेल संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? वेब ब्राउजर यूज करते हैं। तो वेब ब्राउजर का प्रयोग हम करते हैं इंटरनेट पर दी गई जानकारी को सर्च करने के लिए, तो हम स्पेशली ईमेल के लिए नहीं यूज करते हैं। ईमेल क्लाइंट का यूज करते हैं। जो ईमेल क्लाइंट होता है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ईमेल संचार के लिए करते हैं। ईमेल सेंड करना है तो हम वो ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं जाकर के। ईमेल रिसीव करना होता है या किसी से रिसीव होता है, तो उसको भी रीड करने के लिए ईमेल एप्लीकेशन या जीमेल एप्लीकेशन ही ओपन करते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है या कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस या वर्ड प्रोसेसर या वेब ब्राउजर, ब्राउजिंग एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन मिल जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि एंटीवायरस एक प्रकार का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कल ही ये टॉपिक किया था। तो एंटीवायरस क्या होता है? एक यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर जो कंप्यूटर को यूजर के अनुकूल बनाते हैं या कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं या कंप्यूटर के डेटा की सुरक्षा करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जैसे कि एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर तथा कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को वायरस से बचाने का काम करता है। वर्ड प्रोसेसर जो होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर है, जो किस प्रकार का एप्लीकेशन है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजिंग, जैसे कि वेब ब्राउजर जिसे कहते हैं, वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा आ जाता है? जैसे गूगल क्रोम हो जाता है या माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है या मोजिला फायरफॉक्स हो जाता है। ये क्या होते हैं? वेब ब्राउजर हैं। ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट अगले दिन।